नमस्ते साथियों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच में एडुटेरिया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज 14 लेके आए हैं, सेट नंबर 14 लेके आए हैं, जो कि टोटल 60 दिन तक टेस्ट हम लोग का चलने वाला है। और जिन भाइयों को, जिन फ्रेंडों को ये पीडीएफ चाहिए, वो चले जाइए द के ऑफ की ऑफ नॉलेज चैनल। देखिए के चले जाइए, के जैसे ही सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे आ जाएगा द की ऑफ नॉलेज। वहाँ से आप लोग ईजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। और साथ ही साथ आप बताएं, अपना राय अवश्य दें कि कैसा लगा वीडियो, क्या इसमें और क्या बदलाव होने वाली है, क्योंकि आप जो भी फ्रेंड्स इस परिवार के मेंबर हैं वो ज़रूर सलाह दें कि आखिर इसमें और क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। समझ गए ना। आज आपका 14वां सेट है, 14 नंबर का सेट है। और ये इस तरीके से पीडीएफ डिज़ाइन किया गया है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छे ढंग से आप एक एक चीज़ों को समझते हुए चले जाओगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते चले जाओगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने तुर्क-ए-चहलगानी का दमन किया? ऑप्शन आपका इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, नसरुद्दीन मोहम्मद है। आई होप कि आप लोग कमेंट कर रहे होंगे। तो इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। तुर्कान-ए-चहलगानी गुलाम वंश के दूसरे बादशाह इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश का नाम था अल्तमश, 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा फ्रेंड्स। और साथ ही द्वारा बनाया गया 40 तुर्क सरदारों का दल था फ्रेंड्स। ये किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, जिससे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने अथवा सहयोग के लिए बनाया था। आई होप कि आपको तो आंसर इतने ठुम पता चल गया होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल से और जानिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत में केवल बादशाह के पास ही संपूर्ण सेना की कमान नहीं होती थी, यद्यपि बादशाह के पास खुद की सेना तो थी ही, किंतु बहुत कम मात्रा में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। जब भी बादशाह राज्य को बढ़ाने अथवा दूसरे राज्य के आक्रमण से सुरक्षा चाहता था तो वह युद्ध के लिए इन तुर्क सरदारों की सेना से उधार लेते थे। मतलब ये जो तुर्क सरदार थे, इससे सेना को उधार लिया जाता था, ये याद रखिएगा। और इसमें तुर्क-ए-चहलगानी क्या है? इस अमूल्य सहयोगियों के बदले सरदारों को बादशाह की राजतंत्र में अच्छे पद देने के लिए तुर्कन-ए-चहलगानी की स्थापना की गई और कुछ अधिकार दिए गए इसमें। इतना चीज़ याद रखिए। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, कालांतर में तुर्कान-ए-चहलगानी की पकड़ राज्य में मजबूत बनती गई और बादशाह का कद कम हो गया। समय के साथ तुर्कान-ए-चहलगानी ने बादशाह को अपनी कठपुतली बना लिया था और खुद बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुरू कर दिए थे। और साथ ही साथ और कालांतर में बलबन, जो तुर्कान-ए-चहलगानी में शामिल एक सरदार था, उसने इल्तुतमिश के वंशजों से राज हथियाकर सत्ता हासिल की और तुर्क-ए-चहलगानी का दमन कर दिया, मतलब अंत कर दिया। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया। सबसे पहले ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल था तुर्क-ए-चहलगानी, और इसको शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश शुरू करने वाला था। और इसका दमन करने वाला कौन था? ये दमन करने वाला था बलबन था। इतना चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। दमन करने वाला बलबन और इसका अथी करने वाला इल्तुतमिश था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपका आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको आंसर सही मिल गया होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने तुर्क-ए-चहलगानी का दमन किया? तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपका ये डिस्कशन जिस तरीके से दिया हुआ है, और आप, आई होप कि हम लोग चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें एक बार। समझ गया ना। बहुत ही रिसर्च करके यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। राक्षसी
तगड़ी या तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? ये सीधा एक क्वेश्चन था। तो उससे पहले कुछ हम पेपर कटिंग देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए बहमनी साम्राज्य था, इसमें अहमदनगर था, बिदर था, बीजापुर था और गोलकुंडा था। उसमें पढ़ने से पहले एक चीज़ सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट को पढ़िए, देखिए क्या लिखा। विजयनगर साम्राज्य राक्षी और तगड़ी गांव के निकट एक युद्ध में हार गया था। समझ गया ना? तालिकोटा की लड़ाई के समय सदाशिव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। हालांकि वह एक कठपुतली शासक था, उसके मंत्री राम राय के पास वास्तविक शक्ति थी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, उस समय तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का साम्राज्य कौन था? सदाशिव राय था। ये तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। और कुछ ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ जान जाइए। देखिए, तालिकोटा की लड़ाई की पृष्ठभूमि को हम लोग को जानना है। क्या लिखा है? आलिया राम राय विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दामाद और अरविडू वंश के वंशज थे। वे पितृसत्तात्मक राज स्थापित करने और शासन करने के बाद राम राय ने कई बहमनी साम्राज्यों के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष का लाभ उठाने के लिए एक राजनीतिक नीति की स्थापना की और यह उनके कार्यकाल में लगभग 20 वर्ष तक सफल रही। 20 वर्ष तक ये चलते रहा। ऐतिहासिक आधारों के अनुसार दक्कन में अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा के सुल्तान कल्याण पर नियंत्रण करने के लिए कल्याण पे नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। इतना चीज़ आप लोगों को तालिकोटा की लड़ाई से याद रखना चाहिए। आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न। किस सिख गुरुओं को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दे दी गई थी? तो आपका आंसर इसमें से बताइए जल्दी से कौन कौन सा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने उसको राजद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा दे दी। अब कुछ सिख गुरु के इम्पोर्टेंट मतलब काल को देख लीजिए और उपलब्धियां को भी देख लीजिए। देखिए 10 टोटल सिख गुरु हुए। पहला देखिए गुरु महाराज नानक देव थे। कौन थे पहला फ्रेंड्स? नानक देव थे। दूसरा क्या थे? अंगद देव थे। तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद देव, सातवां हर राय देव, आठवां हरकिशन देव, नौवां तेग बहादुर देव, 10वां गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हुए। और नानक देव का समय पीरियड की बात करें 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक। इन्होंने सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। गुरु नानक देव को सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन अंगद देव को गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अमरदास देव को क्या माना जाता है? गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया था। कौन? अमरदास देव ने किया था। रामदास ने क्या किया था? अमृतसर शहर की स्थापना किया था रामदास। ये पूछा जाता है कि अमृतसर किस गुरु ने स्थापना किया था अमृतसर का? तो रामदास ने स्थापना किया था। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया था। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका स्थापना कौन किया था? अर्जुन देव किया था। हरगोविंद देव ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। हर राय देव ने उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद हरकिशन देव देखिए ये था अतपायु मृत्यु इसका हो गया था। तेग बहादुर देव अगर पूछा जाएगा तो ये औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था तेग बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह अगर पूछा जाएगा खालसा सेना का गठन गुरु गोविंद सिंह। आई होप कि ये 10 गुरु का जो जितना भी उपलब्धियां हैं वो सारा का सारा आपको यहाँ से मिल गया होगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से अपना तैयारी को बूस्ट करते रहे। और जिस भी फ्रेंड्स को ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो एक बार लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से हम सभी को और इससे बेहतर वीडियो बनाने का और बहुत ज़्यादा सर्च करके लिखने में मदद मिलती है और उत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल लेके आए हैं। ध्यान से समझिए। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक
किसने की थी। पूछा जा रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी, कर्नाट वंश का स्थापना। देखिए ये इसका आंसर देने से पहले आप यहाँ पे जो पेपर कटिंग दिया हुआ है इसको आप ध्यान से, आई होप कि आप लोग समझिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। कर्नाट वंश या उसी को कहा जाता है सिमराव वंश, या उसी को कहा जाता है देवराज वंश। ये ध्यान से आप लोग को दिख रहा होगा। देवराज वंश का उदय जो हुआ था वो कब हुआ था, 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। यह एक क्षत्रिय वंश था जिसकी राजधानी बराड़ जिले में के सिमरोनगढ़ में थी। याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ, बराड़ जिले के सिमरोनगढ़ में थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, नान्यदेव थे। पूछा जाएगा कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव था। आपका आई होप के आंसर यहीं तक मिल गया होगा। उसके साथ साथ नान्यदेव एक महान शासक था, उसका पुत्र का नाम गंगादेव एक योग शासक था। कर्नाट वंश कृति ऋषि को अपना आदि पुरुष मानता था। मतलब ये जो कृति ऋषि है इसको अपना आदि पुरुष मानता था। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूछा जाएगा मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाट वंश के शासक कहा जाता है। और देखिए क्या है, न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ बनाई थी। कर्नाट शासकों के वंश काल में को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यहाँ पे और डिटेल से दे दिया। और साथ ही साथ और देखिए क्या लिखा हुआ है, राज ने उन क्षेत्रों को नियंत्रण किया जिन्हें आज हम भारत और नेपाल में तिरहुत या मिथिला के रूप में जानते हैं। मतलब याद रखिए कर्नाट वंश को अभी का जो तिरहुत या मिथिला वाला क्षेत्र है वहीं पे कर्नाट वंश का राज था। यह क्षेत्र पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ पे लोकेशन बता दिया। फिर उसके बाद कह रहा 1816 ईस्वी में सुगोली के संधि के बाद दोनों देशों के बीच सीमा रेखा बन गई। पूछा जाएगा यहाँ से एक और क्वेश्चन, सुगोली की संधि कहिया हुआ था, 1816 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या लिखा हो, फ्रांसीसी प्राच्यविद और विशेषज्ञ सिलावेन लेवी के अनुसार नान्यदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम की मदद से संभवतः सिमरावगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। 1776 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठम के शासन के बाद उन्होंने आधुनिक बंगाल और बिहार पर सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। उसके बाद और देखिए, ओहिनवाड़ा वंश के शासक तक मिथिला में स्थिरता और प्रगति थी। नान्यदेव के साथ सैन्य वंश राजाओं का युद्ध होता रहता था। अब देखिए कर्नाट वंश के शासक नंददेव बंगाल के शासक से परेशान होकर उसने तुर्क का सहायता लिया था। कर्नाट वंश के शासक, पूछा जाएगा किसका सहायता लिया था कर्नाट वंश के शासक, तुर्क का सहायता लिया था। उस समय बख्तियार खिलजी भी बिहार आया हुआ था। यही कर्नाट वंश के समय में ही बख्तियार खिलजी बिहार आया हुआ था। और नरसिंह देव को धन देकर उसे संतुष्ट कर लिया और नरसिंह देव का साम्राज्य तिरहुत से दरभंगा क्षेत्र तक फैला दिया। मतलब नरसिंह देव से धन ले लिया और वो तिरहुत से लेकर दरभंगा क्षेत्र तक नरसिंह देव का साम्राज्य फैला दिया। अब देखिए कुछ डिटेल यहाँ पे सुनिए। बिहार और बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक का अधिपत्य था। उस समय मिथिला के शासक हरिदेव सिंह थे। उन्होंने अपने योग मंत्री कामेश्वर झा, उस समय कामेश्वर झा को अगला राजा नियुक्त किया। इस प्रकार उत्तरी और पूर्वी मध्य बिहार में कर्नाट वंश 1325 ईस्वी में स्थापना हो गया और मिथिला में नवीन राजवंश का शासक शुरू कर दिया गया, जो बाद में ओइनवाड़ वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोग को कर्नाट वंश के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कर्नाट वंश का उदय हुआ 1097 ईस्वी में और वो अभी मिथिला के क्षेत्र को ही कहा जाता है कर्नाट वंश। और इसके संस्थापक कौन थे, नान्यदेव थे। तो आपका आंसर आप देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, आप मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, नान्यदेव थे मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। वास्को डी गामा के दूसरे बार भारत यात्रा कब हुआ था, तो याद रखिए 1502 में आया था वास्को डी गामा। और पहली बार पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा, 1498 में वास्को डी गामा आया था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध याद रखिएगा 22 जनवरी
1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था। बेदरा का युद्ध अगर पूछा जाएगा तो याद रखिए 25 नवंबर 1759 ईस्वी में हुआ था। अब इसके कालानुक्रम के अनुसार सजा लीजिए। इसके कालानुक्रम के अनुसार सजाइए तो क्या होगा, पहले होगा क्या चीज़ 1502 एक हो गया, फिर उसके बाद 3 1600 ईस्वी, फिर क्या 4, फिर उसके बाद जाके 2। तो ऑप्शन आपका सी, आप देखिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए साइड में, डेट आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए साइड में, डेट पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि लिखा हुआ है किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। पूछ रहा है किस मुगल सम्राट के समय में। देखिए कुछ क्लिप है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए इसका आंसर कीजिएगा, बहुत आसानी से आंसर दीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और साल 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज, कौन से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 ईस्वी को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली थी। अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो ये इजाज़त लिया था किस मुगल बादशाह से लिया था, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए इजी से हो जाएगा। तो किससे इजाज़त लिया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, जहांगीर से इजाज़त लिया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि ये इतने अच्छे से डिटेल से आप लोग के पास आ रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ 7 नंबर। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो वानर सेना और मंजरी सेना का गठन, कुछ यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा सा क्लिप है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से बच्चों को लेकर वानर सेना और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया था। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबारों में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले पूछा जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ध्यान से सुनिए। अब कह रहा है किस पत्रिका को, याद रखिएगा वो था अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अंग्रेजी अखबारों में तब्दील हो गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, कौन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन लाया था। बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जिसको समाचार पत्र जो बंगाली भाषा की थी, वो बाद में अंग्रेजी सप्ताह में परिवर्तित हो गई। और पूछा जाएगा कि ये बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तो लाया था लिटन, और इसको रद्द कौन किया था, ख़त्म कौन किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का दमन कौन किया था, मतलब ख़त्म कौन किया था, खत्म कौन किया था। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी, आपको इसका आंसर बाद में दिया जाएगा। आगे चलिए क्या लिखा हो। क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। मतलब ये जो कथन है किसने कहा था कि क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है, ये कहा था भगत सिंह कहा था। सीधा रट जाइएगा, भगत सिंह ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो पहले यहाँ पे कुछ कोटेशन पढ़ लीजिए, देखिए पढ़िए कुछ। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, फिर से देखिए, बंगाल में भी था, बिहार में भी था, उड़ीसा में भी था, बनारस में भी था और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू थी। ये अब आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा किस में, बंगाल में तो था ही, बिहार में था ही, उड़ीसा में था ही, लेकिन पंजाब में नहीं था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही साथ अब अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को समझते हैं।
देखिए यहाँ से पढ़िए, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग कंपनी को दे देता था एवं शेष भाग जो है वो खुद रख लेता था। मतलब 11 को भाग लिया तो 10 भाग दे दिया कंपनी को, 1 भाग अपने पास रखता था। कौन लेता था? जमींदार रखता था। सीधा याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जमींदारों से रिलेटेड था, जमींदार इसमें मालिक हुआ करते थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिल गया होगा। तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र ही अस्थाई बंदोबस्त वाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ये पूछा जा रहा है। उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ लीजिए। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आपको इस आंसर देने से पहले आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि और आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो, इस पर डॉट क्लियर हो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। चंद्रप्रद्योत प्राचीन भारत महाजनपद अवंती का शासक था। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद चंद्रप्रद्योत ने प्राचीन भारतीय राजवंश का नाम रखा, जिसका नाम था प्रगोद वंश था। वह प्रगोद वंश का संस्थापक था। प्रगोद वंश का संस्थापक कौन? चंद्रप्रद्योत था। उसे चंद्रप्रदाय योटा महासेना के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा चंद्रप्रदाय योटा महासेना के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रप्रद्योत को जाना जाता है। उसके प्रगोद वंश ने 138 वर्ष तक शासन किया था। पूछा जाए कितना वर्ष तक शासन किया? 138 वर्ष तक। प्रगोद गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। अंग की जानकारी का पता पहला स्रोत अथर्ववेद से मिलता है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली काशी को बाद में राजा कंस ने कौशल में शामिल कर लिया। उसके वज्जी प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपद में से एक थे। ये तो ऐसे ही नॉर्मल था कि आपको थोड़ा सा हिंट के लिए, लेकिन आपको यहीं पे आपका आंसर मिल गया होगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो याद रखिएगा कहाँ के थे? अवंती के थे, जो मध्य प्रदेश में है। ये साइड में लिख लीजिए अवंती। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके रट जाइएगा सीधा। और अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और आई होप कि आप लोग को ये पसंद आए। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि क्या इसमें कमी है, क्या करना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें से। तो कुषाण अगर पूछा जाएगा तो स्वर्ण एवं ताम्र, ये बिल्कुल सही है। गुप्त पूछा जाएगा स्वर्ण एवं रजत, बिल्कुल सही है। सातवाहन स्वर्ण नहीं, सीसा का सिक्का चलाया था। ऑप्शन सी ही आपका गलत है, बाकी सब के सब सही हैं। कलचूड़ भी स्वर्ण रजत ताम्र सब के सब सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? अगर वर्तमान में पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय में तो कितने न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश है टोटल, याद रखिएगा। देखिए पेपर कटिंग के अनुसार ये देखिए क्या लिखा हुआ। प्रारंभ वर्ष में उच्चतम न्यायालय, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रारंभ वर्ष में उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश उसके सामने प्रस्तुत मामले की सुनवाई के लिए एक साथ बैठते थे। कार्यभार में वृद्धि को देखते हुए संसद ने, किसके द्वारा? संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ा के कितना कर दिया? 1956 में 11 कर दिया। 1950 में 8 गो था, 56 में जाके इसकी संख्या कितनी हो गई? 11। फिर 1960 में इसकी संख्या कितनी हो गई? 14। फिर 1978 में इसकी संख्या कितनी हो गई? 18। फिर 1986 में इसकी संख्या 26 हो गई और 2009 में इसकी संख्या 31 गो। 2019 में जाके इसकी संख्या 34 गो हो गई। तो आप लोग को कोई डिटेल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी और ख़ासकर इसका डिटेल के बारे में भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? पूछा जाएगा कि लोकसभा में जो बहस चलता है, आम बहस, वो कह रहा है किस स्तर पे होता है। देखिए उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए कुछ लाए हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रथम वचन अगर पूछा जाएगा, यही पूछ रहा है किस स्तर पे होता है, तो 3 गो स्तर होता है। प्रथम वचन, द्वितीय वचन और तृतीय वचन होता है। इसको ध्यान से समझिए। प्रथम वचन अगर पूछा जाएगा, विधान संबंधी प्रक्रिया विधेयक के संसद की किसी भी
सभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा में पुनः स्थापित किए जाने से आरंभ होती है। विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा क्या पुनः स्थापित किया जा सकता है। मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किए जाने पर विधेयक सरकारी विधेयक और गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किए जाने पर गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। याद रखिएगा, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक आप लोग को पता रहेगा ना जी, तो याद रखिए मंत्रियों द्वारा अगर जारी किया जाएगा तो सरकारी को कहलाएगा और मंत्रियों द्वारा नहीं किया जाएगा तो वो गैर सरकारी का है। ये प्रथम वाचन में है। द्वितीय वाचन में दो प्रक्रम में बांटा गया। द्वितीय प्रथम प्रक्रम देखिए द्वितीय वाचन में क्या था, पहले प्रक्रम में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती थी। कैसा चर्चा होता था? सामान्य चर्चा। यहीं से आपका आंसर मिल गया। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग घर पे इसको पढ़िएगा। आप टाइम कम रहने के वजह से इसीलिए जल्दी करते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2, मतलब द्वितीय वाचन में क्या था, ये आम बहस किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। याद रखिए राज्य वित्त आयोग का जब ये पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 243A में किया गया। याद रखिएगा ये किसके तहत, एक कोटेशन पढ़िए, अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की दर्ज पर 1993 ईस्वी में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। उद्देश्य इसका क्या था, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा कितने साल के लिए किए जाते हैं, 5 वर्षों के लिए। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। उसके साथ साथ 243 के अंतर्गत जितने भी आते हैं आपको यहाँ पे डिटेल में लिख दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा सिर्फ 243, तो ये यहाँ पे परिभाषा है वित्त आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 243A में यहाँ पे ग्राम सभा है। फिर उसके बाद अगर पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 243B पंचायत का गठन हो जाएगा, 243C पंचायतों की संरचना हो जाएगी, 243D सीटों का आरक्षण, 243E पंचायतों की अवधि आदि, 243F सदस्यों के लिए अयोग्यता, 243 पंचायतों की शक्ति अधिकार और जिम्मेदारियां, 243H की बात करते हैं तो पंचायतों द्वारा कर लेने की शक्ति तथा उसकी निधियां, और 243I जो कि यही था क्वेश्चन का, तो इसमें वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करना। जे अगर पूछा जाएगा पंचायतों के लिए लेखाओं का लेखा परीक्षण, के अगर पूछा पंचायतों के लिए चुनाव, ये पूछा जाता है। पूछा जाएगा पंचायतों के लिए चुनाव तो 243 का के। एल पूछा जाएगा तो संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना। एम पूछा जाएगा तो इस भाग में कुल क्षेत्रों में लागू न होना। एन पूछा जाएगा विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी करना। 40O पूछा जाएगा तो चुनाव मामलों में न्यायाधीशों द्वारा हस्तक्षेप का निषेध इसमें कहा गया है। आई होप कि इतना डिटेल आप लोग को एक क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सुमेलित नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सुमेलित, ये एक तो सुमेलित नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचन आयरलैंड से नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया। बाकी सब, उपराष्ट्रपति के पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब कह रहा है वरीयता का अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा जाता है। अब एक वैधता क्रम के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान जाइए। वैधता क्रम के बारे में देखिए, वैधता क्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखिए। प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे आपको क्या मिलेगा, प्रथम स्थान पे आपको राष्ट्रपति मिलेगा, दूसरा स्थान पे उपराष्ट्रपति मिलेगा, तीसरे स्थान पे आपको क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पे राज्यपाल और 5वें स्थान पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व भारत के पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद कह रहा है 6ठे स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, यही 6 नंबर का पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आप अपना आंसर देख लीजिए ध्यान से। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मुख्य न्यायाधीश था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है 6ठे स्थान पर। राष्ट्रपति कितने स्थान पे आपको पता है ना जी, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति देखिए यहाँ पे डिटेल से भी बताया गया है, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति 1 नंबर पे राष्ट्रपति था। प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री 3 नंबर पे प्रधानमंत्री था। और क्या चीज़, राज्य का राज्यपाल, जल्दी बताइए। राज्यपाल
जल्दी 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 जल्दी। 4 नंबर पे रखा जाता है राजपाल को, ये याद रखिएगा। और ये 6 नंबर पे रखा जाता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। संसद के उच्च सदन की बात करते हैं। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों में से सीटों की सही आरोही क्रम में लिखिए। अब देखो सीटों की सही आरोही क्रम में सबसे पहले इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट है, उसमें से 243 सदस्य राज्यों में और संघ शासित प्रदेश से 12 गो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इतना याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 को उल्लेखित किया? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। किसने कहा? तो सीधी सी बात है, वो तो भीमराव अंबेडकर कहा था। लेकिन भीमराव अंबेडकर थे क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी जो भी माने होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। एक बार प्यारा सा लाइक और एक कमेंट करते हुए जाइए और आंसर भी देते जाइए आंसर बॉक्स में, ठीक ना। आप लोग जितना आंसर लिखिएगा आंसर बॉक्स में आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाया जाता है? याद रखिए, पक्षियों के पंजे वाला आकृति वाला डेल्टा किस में बनता है? तो याद रखिए मिसिसिपी नदी। याद रखिए ये क्या है, यहाँ पूरा डिटेल से पढ़िएगा तो ये मिसिसिपी रिवर है। आप लोग को दिख रहा होगा मिसिसिपी रिवर है। यही पंजे के रूप में है या नहीं है? ऐसे ही करके पंछी का पंजा होता है ना, तो पंजे के रूप में मिसिसिपी नदी डेल्टा बनाता है। ये डेल्टा बना रही है मिसिसिपी नदी, समझ गया ना। नेक्स्ट प्रश्न की आप आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिए फिजी द्वीप के बारे में। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया, याद रखिए मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके समीपवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुआतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तवालू है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच और अंग्रेज खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। कब पूछा जाएगा? फिजी का खोज कब किया? 17वीं शताब्दी में। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। पूछा जाएगा कब तक फिजी पर अंग्रेज का उपनिवेश था? 70 तक। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज एवं जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीप से सबसे उन्नत राष्ट्र है। वर्तमान में पर्यटन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े स्रोत है। यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर है। पूछा जाएगा यहाँ की मुद्रा फिजी डॉलर। यही जो दिख रहा है ना आपको मैप में, ये फिजी है। ये जो दिख रहा है आपको क्या है? ये फिजी है। तो याद रखिएगा इतना चीज़। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? प्रवाल द्वीप निम्नलिखित में से प्रवाल द्वीप निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ये कह रहा है न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। तो आप लोग को आंसर करना है किस तट के नज़दीक स्थित है। तो याद रखिएगा वो जो नज़दीक है क्वींसलैंड के नज़दीक है। और पूछा जाएगा ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किसके नज़दीक है? क्वींसलैंड के नज़दीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यही है क्या चीज़? कोरल द्वीप है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये जो नज़दीक है यहाँ पे पढ़िए आप लोग डिटेल से। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। विश्व की ये सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। याद रखिए सबसे बड़ी मूंगे की दीवार अगर पूछा जाएगा तो ग्रेट बैरियर रीफ है। आई होप कि आपका आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न? निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिण में किसे अपना हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेगा? हॉर्स अक्षांश जब ये बोला जाएगा, देखिए यहाँ पे हॉर्स अक्षांश के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। देखिए इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी के चारों ओर, क्या कह रहा है? पृथ्वी के चारों ओर 30 डिग्री उत्तर, 35 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास मौजूद उष्णकटिबंध वायुमंडलीय उच्च दाब बेल्ट में से
में से कोई भी जो हल्की हवा और साफ आसमान उत्पन्न कर सकता है उसे क्या कहते हैं, हॉर्स अक्षांश कहते हैं। तो याद रखिए कैसा रहेगा, यहाँ पे कैसा रहेगा वायुमंडल, तो याद रखिए क्या रहेगा, उष्ण कटिबंधनीय वायुमंडलीय उच्च दबाव वाला यहाँ पे क्या होगा, वायुमंडल होगा। तो याद रखिए, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये देखिए इसको मार्कर से हम रंग रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये 35 डिग्री ऊपर में नज़र आ रहा है, ये उष्ण कटिबंध वाला है, नीचे में याद ये वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। जल्दी बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 डिग्री याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एल नीनो बनता है। तो एल नीनो यहाँ पे देखिए, ये ला नीनो है और ये एल नीनो है। ला नीनो क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में फॉलो करता है और एल नीनो इस डायरेक्शन में फॉलो करता है। पहले अल नीनो के बारे में जान जाइए। अल नीनो होता क्या है, इसका मतलब होता है अल नीनो, व्हाट डज इट मीन्स। तो आमतौर पर इक्वाडोर, याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, इक्वाडोर और पेरू के तट के साथ साथ पूर्वी भूमध्य प्रशांत महासागर के में सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना, किस रूप में क्या होना, गर्म होना, और अल नीनो प्रभाव एक चक्रीय घटना है जो प्रशांत महासागर में विकसित होती है और आमतौर पर ठंडे पानी को बदलने के लिए गर्म पानी लाती है। मतलब जो ठंडा पानी होता है उसको बदलने के लिए गर्म पानी लाता है, उसको अल नीनो कहा जाता है। और कहाँ ये घटना होती है, प्रशांत महासागर में होती है। अल नीनो के बारे में आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पे अल नीनो हमसे ही पूछ रहा है, यही आपका आंसर है, ये अल नीनो, ला नीनो। तो उसके साथ साथ अल नीनो के बारे में और जान जाइए, क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र में वही चीज़ कह रहा है। तो याद रखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में अल नीनो बनता है। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, इस तरीके से डिटेल आपको पहली बार मिल रहा है बढ़िया ढंग से। और आई होप कि आप लोग इस पर प्यार भी दिखाइएगा और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस सेट को। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोग से गुजारिश है, अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए आप लोग इसको सपोर्ट अवश्य करें। देखिए सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सीधा याद रखिए सतकोसिया कहाँ पे है, ओडिशा में है। कुछ जान जाइए यहाँ पे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा कहाँ पे है, ओडिशा के केंद्र में स्थित है और 4 जिलों में फैला हुआ है। इसको याद रखिए, कितने जिलों में फैला हुआ है, 4 जिलों में। कौन कौन, अंगुल, कटक, बोध और नयागढ़, ये 4 जिला में फैला हुआ है। कौन, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यह भूभाग मध्य में तीव्र ढलानों और संकरी घाटियों वाली पहाड़ी है, इतना याद रखिएगा। कहाँ स्थित है, ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, ये पूछा जा रहा है। सबको पता है एशिया महादेश में सबसे अधिक द्वीप है, देश है। कितना देश है, टोटल 50 देश है एशिया महादेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, सीधा याद रखिएगा, ये कहाँ पर नहीं पाई जाती प्रवाल भित्ति, सीधा ये सब याद रखिएगा। कैम्बेन, ये जो है केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी सब मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में सब जगह पाई जाती है। अब बात आता है प्रवाल भित्ति को समझने के लिए। देखिए प्रवाल भित्ति होता है क्या, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान होता है, ये समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीव द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल कठोर संरचना वाली चूने प्रधान जीव मतलब सिलेंट्रेटा पॉलिप्स होती है। याद रखिए, पूछा जाए प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव कौन सा है, सिलेंट्रेटा पॉलिप्स होता है। इस प्रवाल की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध में रंगीन शैवाल, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं रंगीन शैवाल को, जूजेथिली, याद रखिए जूजेथिली पाए जाते हैं। याद रखिए इतना चीज़, प्रवाल के बारे में आप लोग इतना चीज़ याद रखिए। आप आई होप कि आपको आंसर इसका मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो इसका एक आंसर है, मध्य प्रदेश, यहीं पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। कुछ डिटेल के बारे में जान जाइए। देखिए अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल के तहत कुल क्षेत्रफल 51,234 वर्ग किलोमीटर है, जो किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एवं अधिकतम समग्र वन आवरण है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इसीलिए मध्य प्रदेश आपका
सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया ये पूछ रहा है। तो आई होप कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग ने विवरण दे दिया। विवरण देखिए, यह भारत के राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित या क्रियान्वित हुआ था। कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1980 से 1985 ईस्वी तक। अध्यक्ष इसमें इंदिरा गांधी थी और उपाध्यक्ष ND तिवारी थे। और योजना का आकार टोटल इतना करोड़ और अन्य जानकारी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना था। जन उपभोक्ता एवं वस्तुओं के तैयार करने वाला कुटीर एवं लघु उद्योग का बढ़ावा देना था। उसके साथ साथ और कुछ डिटेल याद रखिएगा। ऐसे पहली योजना सोवियत रूस में अगर पूछा जाएगा, ये योजना पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। तब उसके बाद फिर आया चीन, फिर उसके बाद भूटान, फिर वियतनाम, फिर दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, रोमानिया, फिर इथोपिया जैसे देश भी पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। फिर भारत में अभी तक में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ और अंतिम कब था, 2012 से 2017 तक 12वां था। मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना का। तो परंतु जब कांग्रेस सरकार ने ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 की अवधि हेतु तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया था। किसको अपनाया था? नेहरू मॉडल को अपनाया, जिसका लक्ष्य था एक उन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीब की समस्या पर सीधा प्रहार करना। वही एक चीज़ कह रहा है कि ग्रामीण विकास कह रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा सीधा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या क्या? गरीब को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, बिल्कुल सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी के सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से समिति गठित किया गया। तो BPL अगर जब ये पूछा जाएगा BPL परिवार की पहचान के लिए, तो ऑप्शन डी मानिएगा, हांसिम समिति। और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 10 किलो अनाज कहता है ना, वही BPL के थ्रू। तो हांसिम समिति के द्वारा BPL परिवार की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ हांसिम समिति के बारे में जान लीजिए। गरीब की पहचान योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश करने के प्रोफेसर SR हमसिन की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया। और कब किया गया? 2012 में किया गया। 24 दिसंबर 2012 में इसका ये समिति का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कपाट का संबंध किससे है। तो कपाट याद रखिएगा गरीबी कल्याण कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। गरीबी कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही युग्म नहीं है तो ये एक युग्म सही नहीं है। ग्रामीण रोजगार जो है ये सही नहीं है, बाकी सबके सब सही है। औद्योगिक वित्त पूछा जाएगा तो सिडबी। सामाजिक सुरक्षा उपाय पूछा जाएगा तो भारतीय निगम निर्माण। और ग्रामीण शाखा पूछा जाएगा तो नाबार्ड। लेकिन ग्रामीण रोजगार अगर पूछा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन का सीरीज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इतने डिटेल से पहली बार ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है और आई होप कि आप लोग पसंद कर रहे होंगे और चाहते हैं इसके और डिटेल में जानना तो और कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर और डिटेल चाहिए हमको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगर पूछा जाएगा तो ये था कौन सा सम्मेलन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कौन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो में संपन्न। तो अब इसके बारे में जान जाइए कुछ। पर्यावरण और विकास, इसको पढ़िए ध्यान से। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करने और पृथ्वी की पारिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षित करने के लिए जून 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। यही कौन चीज़? पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता था? तो फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा राजकुमार राव जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ कौन थे? राजकुमार राव थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 27वां
COGM सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो 27वां COM सम्मेलन जो है ये समाओ में आयोजित किया गया था। इसके बारे में कुछ डिटेल से जान जाइए। राष्ट्रमंडल देशों के नेता हर 2 वर्ष में CHOGM में मिलते हैं। ठीक ना। 2024 की बैठक अक्टूबर 2024 में कहाँ हुआ? समोआ में हुआ था, जो प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्य में आयोजित होने वाली पहली कोजम इसको कहा जाता है, कोजम है नॉर्मल। आई होप कि आपका आंसर इसको मिल गया होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? समर्थ योजना के बारे में कह रहा है, तो समर्थ योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या लिखा है समर्थ योजना के बारे में। समर्थ कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना है, एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिससे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना की निरंतर में अनुमोदित किया था। याद रखिए ये समक्ष योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? पूछ रहा है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ? हाल ही में किस राज्य द्वारा लवेंडर महोत्सव मनाया गया? तो लवेंडर महोत्सव की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन डी। अब लवेंडर महोत्सव के बारे में जान जाइए। भारत के पहले लवेंडर महोत्सव का उद्घाटन मई 2022 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इस महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा स्थानीय किसानों और उद्यमियों के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में लवेंडर की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देना। किसकी खेती के लिए? लवेंडर की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो याद रखिए लवेंडर महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर। इतना आप लोग को याद होना चाहिए। बहुत जल्द, बहुत नज़दीक ख़त्म होने ही वाला है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मान? जब नाइल की बात करते हैं तो ये मिस्र का सम्मान है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ नाइल कहाँ का है? मिस्र का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी किसकी है? तो याद रखिए वो कुवैती दिनार की जो है, ये कहाँ किसकी करेंसी है सबसे मजबूत? तो याद रखिए ये कुवैती दिनार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सबसे मजबूत करेंसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान इसमें था, छठा स्थान था। भारत का स्थान कितना था? छठा स्थान था 2023-24 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसीलिए याद कर लीजिएगा। तो ये किससे किया गया है? SSLV D1 से EOS 07 को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो अत्यंत पिछड़ा जनजातियों का जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत है अत्यंत पिछड़ा का? उससे पहले आप यहाँ पे पढ़िए ध्यान से। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में कुल आबादी कितनी है? 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग कितना है? 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68% है। और अनारक्षित यानी मतलब सवर्ण जो है 15.52% है। तो याद रखिए आपसे पूछा जा रहा है अत्यंत पिछड़ा जाति 36.0, तो वहीं पे अति पिछड़ा जाति 27.12 याद रखिएगा। और अनुसूचित जाति 19.16 और अनुसूचित जनजाति 1.16 और वो सवर्ण 15.52। तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोग मिलाइए तो आपका आंसर हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा जाति, तो वो हो जाएगा 36.01 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कितना है? तो मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का जो आयोजन किया गया वो अरब सागर में किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कोकन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। याद रखिए भारत और
ब्रिटेन के बीच में होता है। याद रखिए इतना चीज़, कोकण से नेबार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। इसको सीधा रट जाइएगा, अंतर्वाही अंदरे अंदरे बहता है, कौन सा नदी है, तो वो लूनी नदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, अमृत क्रांति का संबंध, सीधा याद रखिए अमृत क्रांति नदी से है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है अमृत क्रांति है, अमृत क्रांति का संबंध है। याद रखिए अमृत क्रांति कब हुआ, 2002 में हुआ, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 50वां प्रश्न पे आ गए हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जो भी यहाँ तक जुड़े हुए हैं, जो भी फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा है और बहुत बेहतरीन डिटेल के साथ लास्ट तक बने रहें, और साथ ही साथ चैनल को लाइक भी करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि अभी आपको इस परिवार की ज़रूरत है, आपका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए ये जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है, तो बल का जो प्रभाव होता है वो कौन सा प्रभाव होता है, स्थान का परावर्तन होता है। याद रखिए ऑप्शन ए हो जाता है, स्थान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है चुंबकीय बल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विद्युत इंसुलेटर, इंसुलेटर याद रखिए पॉल वॉल पे देखते हैं गोलका गोलका लगल रहता है, उसको क्या होता है, इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर का मतलब उससे बिजली पास नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा कि बिजली का संचालन ना होना। याद रखिएगा संचालन ना होना, उसी को विद्युत इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई जब ये बात करेंगे फर्मी की हो जाती है। फर्मी का क्या हो जाता है, 10⁻⁻15 हो जाता है सबसे छोटी। एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10, मीटर का तो जानते हैं 10⁻2 हो जाता है मीटर, ठीक ना। और मिलीमीटर का तो जानते हैं, मिलीमीटर जब ये लगा 10 नॉर्मल होता है मिलीमीटर, तो याद रखिए सबसे छोटा कौन है, फर्मी हो जाएगा -15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या वक्रीय गति जिसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है कर्विलिनियर मोशन, जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिए भाला फेंक का उदाहरण है, भाला फेंक का क्या है, कर्विलिनियर मोशन उदाहरण, घूमते घूमते जाता है। तो वक्र पथ पर चलती हुई वस्तु की गति के वक्रता पर, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वस्तु की द्रव्य गति की मापने के लिए प्रयोग जो किया जाता है, टेकोमीटर भी किया जाता है, रडार भी किया जाता है, स्पीडोमीटर भी, वेंचुरोमीटर भी, सारा का सारा किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, और डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान होता है, कितना होता है, माइनस, इसको सीधा याद रखिए न्यूनतम -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, आवृत्ति और समय अवधि का संबंध, इसको सीधा याद रखिए V × T = 1 होता है। आवृत्ति मल्टीप्लिकेशन में समय अवधि = में 1 हो जाता है, दोनों कट कुट जाता है, ये आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, जल्दी जल्दी आप लोग इसको, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितने प्रतिशत होती है, रक्त की मात्रा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो होता है 7 से 8%, 7 से 8% रक्त की मात्रा होता है शरीर के भार का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, नाक से खून क्यों निकलने लगता है, तो याद रखिए ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून इसलिए निकलने लगता है, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, नोडुलेटर जड़ें होती है, किसकी नोडुलेटर जड़ें होती है, तो मटर की नोडुलेटर जड़ें होती है, किसकी होती है, मटर की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, तेलचट्टा, तेलचट्टा के पास है, तेलचट्टा के पास क्या है, देखिए तेलचट्टा के बारे में यहाँ पे डिटेल से, तेलचट्टा के पास क्या गो पेड़ है, देखिए 1 2 3 3 3 6, मतलब 3 जोड़ी पेड़ है,
कितनी जोड़ी पेड़ है? 3 जोड़ी पेड़ है, जोड़ी जोड़ी करके 3 जोड़ी पेड़ है। यहाँ पे लिखा हो 3 जोड़ी पेड़ होते हैं। कॉकरोच के शरीर में 3 क्षेत्र होते हैं, सिर, वक्ष और पेट। इनमें से प्रत्येक खंड में पेड़ की एक जोड़ी होती है। प्रत्येक खंड में क्या होता है? पेड़ की एक जोड़ी होती है। तो याद रखिएगा 3 जोड़ी पेड़ है और 2 जोड़ी पंख है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलचट्टा के पास 3 जोड़े पंख पेड़ और 2 जोड़े पंख होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद को तेजी से पीछा कर रहा है। गेंद को तेजी से पीछे कर रहा है। मान लीजिए गेंद यहाँ है, यहाँ से प्लेयर क्या कर रहा है? पीछे कर रहा है। तो निम्नलिखित में से हड्डियों की कौन सा समूह इस गति के प्रत्यक्ष रूप में योगदान दे रहा है? तो प्रत्यक्ष रूप में योगदान कौन देगा? पहले टिबिया देगा, फिर उसके बाद ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, फिर टर्सल देगा, फिर फीमर देगा, फिर मेटाटार्सल देगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र सीधा सीधा उसका बीच वाला केंद्रक होता है। जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ये बीच में जो केंद्रक है ये होता है। समझ गया ना? यहाँ पे देखिए कोशिका का आपको फोटो दे दिया गया है। डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन चीज़ क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसे कौन सा कोशिका नहीं है इसमें से जल्दी बताइए। तो लाल रक्त कणिका कोशिका है, जीवाणु भी है, शुक्राणु भी कोशिका है, लेकिन विषाणु क्या है? कोशिका नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ड जेंडर ने किसका खोज किया था? चेचक का खोज किया था। चेचक हेतु टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेंडर। पोलियो का खोज जोनार्क शॉक। तपेदिक का खोज जल्दी बताइए। मलेरिया का बताइए। सारा का सारा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, टाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है? हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो हार्मोन शब्द जो है ये वायलर और स्टारलिंक के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायलर और स्टारलिंक के द्वारा हार्मोन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाता है? किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? आनुवांशिक संरचना जीनोटाइप कहलाती है। अगर मान लीजिए कोई जीव है, उसकी आनुवांशिक संरचना क्या कहलाएगी? जीनोटाइप कहलाएगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा? रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से जो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो सीधा याद रखिए एरिथ्रोसाइट के द्वारा पहुंचाया जाता है। जब रक्त बढ़िएगा 2 टाइप में डिवाइड, एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, यहाँ पे ल्यूकोसाइट हो जाएगा। तो 4 गो टाइप होगा, 4 गो। तो याद रखिए किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खोल देता है और एक हरे रंग की कोटि प्राप्त कर लेती है। जिसका कारण क्या है? हरे रंग की कोटि क्यों प्राप्त कर रहे थे? क्योंकि ये कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाता है। कॉपर क्या होता है? कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, CuCO3 हो जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? माध्यम में ध्वनि वेग का सही क्रम देखिए। माध्यम में कह रहा है ध्वनि वेग का सही क्रम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि CO2, जलवाष्प, फिर आयरन, फिर अल्युमिनियम। यहाँ पे कुछ दिया गया, आप देख लीजिए ध्यान से। अल्युमिनियम में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा, इसीलिए लास्ट में हुआ। आयरन में अगर पूछा जाएगा तो आयरन जो है इसमें नहीं बताया गया, लेकिन जलवाष्प अगर एयर पूछा जाएगा तो CO2 पूछा जाएगा तो ये सबसे नीचे हो जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का समूह जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है और सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद होती है? कौन सी धातु मूल अवस्था में मौजूद होती है? तो वो होता है कौन कौन? Au और Ag। Au कहे तो सोना और Ag कहे तो क्या चीज़? चांदी। ये दोनों क्या होता है? मूल अवस्था में उपस्थित रहता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 और 4 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व तो याद रखिए वो होता है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आइंस्टीन साहब किया था। देखिए क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें कहा गया कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल में यात्रा करता है। कैसे करता है? ऊर्जा के बंडल में यात्रा करता है, और प्रत्येक बंडल को एक फोटोन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक बंडल एक फोटोन के रूप में जाना जाता है। फोटोन याद रखिएगा, क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है? फोटोन याद रखिएगा। प्रत्येक फोटोन उस फोटोन के कंपन की आवृत्ति और प्लेग स्थिरांक के उत्पाद के बराबर ऊर्जा की मात्रा वहन करता है। इतना चीज़ याद रखिए क्वांटम सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, ऊन देने वाले जंतु का समूह है। तो ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन कौन? भेड़, बकरी, ऊंट, याक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और फ्रेंड के साथ लाइक करें, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, और ये फ्रेंडों के साथ शेयर भी अवश्य करें। आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसी के साथ साथ मैं फिर कल मिलता हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।